Hello everyone, welcome back to The Quiet Minds. Today we're going to learn something new, so let's get started. So today's our topic of discussion is the genomic DNA isolation. प्रीवियस लेक्चर में डीएनए के कुछ बेसिक्स देखे थे डीएनए आइसोलेशन के, जिसमें सेल लाइसिस मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और भी केमिकल्स का क्या यूज़ है विद द रीजंस हमने देखा, क्यों डीएनए आइसोलेशन लैब्स में ऑफनली यूज्ड होता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए की जो आइसोलेशन में हमें हेल्प करती हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डीएनए आइसोलेशन में थोड़ा फर्दर जाएंगे और जीनोमिक डीएनए विच इज़ द सेल्स मेन डीएनए उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं आज वो देखेंगे। सो देर आर डिफरेंट मैथड्स और द अप्रोचेस बीइंग अवेलेबल जब भी आपको डीएनए को आइसोलेट करना है, स्पेसिफिकली जीनोमिक डीएनए को। तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये जो मेथड है इसमें हम लोग फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं फॉर द जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्शन। ये मेथड मोस्ट कॉमन मेथड है जो लेबोरेटरीज में यूज होता है फॉर द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन। तो हम इस मेथड को बहुत डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कॉलम बेस्ड मेथड भी यूज होते हैं फॉर डीएनए आइसोलेशन, जिसमें दो तरीके के कॉलम्स डिजाइन किए जाते हैं, दैट इज DEAE विच इज अ आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा सिलिका बेस्ड। तो दो तरीके के कॉलम यहाँ डिजाइन होते हैं। ये वाला मेथड भी हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड मेथड विच इज यूज्ड फॉर द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन इज मैग्नेटिक बीड बेस्ड मेथड। किस तरीके से आप बीड को डिजाइन करते हैं और मैग्नेटिकली कैसे डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं, सो वो इस मेथड में हम देखेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल मेथड होता है जिसे आप कहते हैं सीटैप मेथड। इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्लांट जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन। प्लांट का जब भी जीनोमिक डीएनए आपको आइसोलेट करना होगा तो हम सीटैप मेथड को यूज करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं जब भी हमें जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में एक तो मेन डीएनए होता है जिसे आप कहते हो जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलर क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे आप कहते हो प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को हम कैसे आइसोलेट करते हैं वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। एंड बाय द एंड डीएनए आइसोलेशन आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डिटेल में जाने से पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं ऑफ द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन, जो हर मेथड में कॉमन रहेगा। मतलब मेथड्स चेंज होंगे बट एक कॉमन वर्क फ्लो जो होता है ना डीएनए आइसोलेशन का वो सिमिलर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज द सैंपल कलेक्शन। सैंपल को आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज कैसे किया जा सकता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। करने के बाद हम सेल लाइसिस करते हैं। सेल लाइसिस के भी मेथड्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड देन विल ऐड द चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जो है वो आपका ईडीडीए हो सकता है, लाइसोजाइम हो सकता है, सॉरी
सिट्रेट हो सकता है। तो ये दोनों चिलेटिंग एजेंट्स जनरली काम क्या करते हैं, दे विल इनहिबिट द न्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, जितनी भी न्यूक्लियस एक्टिविटी है जैसे डीएनएज है, आरएनएज है, तो सबको ये रोकने का काम करते हैं। सिट्रेट थोड़ा चीपर होता है, जो लैब्स ईडीटीए को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सिट्रेट को भी यूज करते हैं, बट जनरल अगर आप देखोगे लेबोरेटरीज में ईडीटीए अवेलेबल होता है। चिलेटिंग एजेंट जैसे ही आप डाल देंगे तो उसके बाद हम कोई प्रोटीनेज एजेंट को ऐड करते हैं। प्रोटीनेज एजेंट में जैसे आप प्रोटीनेज के डाल सकते हैं, ठीक है, आरएनएज डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन और आरएनए को डिग्रेड कर देंगे अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। आरएनएज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो जनरल तौर पे लेबोरेटरीज में ये अवेलेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में, बट अच्छी वाली लेबोरेटरीज में ये भी अवेलेबल होता है। प्रोटीनेज एजेंट डालने के बाद आप जैसे यहाँ पे हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म लिख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस मटेरियल पे काम कर रहे हैं, आपका स्टडी किस चीज पे है, उस हिसाब से आप मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड को यूज करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन, एंड वंस वी हैव आइसोलेटेड द डीएनए विल प्रेसिपिटेट द डीएनए इनटू अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम अल्कोहल प्रेसिपिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डीएनए अल्कोहल के अंदर इंसॉल्युबल होता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में। एंड सेवेंथ इज दी रीडिजॉल्व करेंगे हम हमारा जो आइसोलेटेड डीएनए है इनटू टी बफर। टी बफर में आप इसको स्टोर करके रख देते हैं, एंड देन यू विल पुट योर एपेंड्रॉफ ट्यूब एट -4 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस, इस पे आप स्टोर करके रख देते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे आप तब रखेंगे जब आप जल्दी यूज करने वाले हो डीएनए को, ठीक है। और -20 डिग्री सेल्सियस, ये +4 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस पे हम तब रखते हैं जब हमें डीएनए को थोड़े टाइम बाद, मतलब लंबे समय तक स्टोर करना है और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो अगर लंबे समय के लिए स्टोरेज करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जहाँ पे आप स्टोर करेंगे। और अगर फ्रिक्वेंटली उसे यूज करना है, इमीडिएटली उसको प्रोसेस करना है, तो आप 4 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। जैसे आपने डीएनए आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम पीसीआर को रन करें, ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। सो विल पुट इट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब जब आप अल्कोहल में इसको प्रेसिपिटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी एपेंड्रॉफ ट्यूब दिखती है, जिसमें आपका जो डीएनए है वो पैलेट के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है एज पैलेट। और ये जो लिक्विड कंटेंट होता है इसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और पैलेट को आप फर्दर रीडिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, टीई बफर के अंदर। अब कई बार इंटरव्यूज में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीई बफर में टीई स्टैंड किस लिए करता है। सो टीई स्टैंड्स फॉर ट्रिस एचसीएल प्लस ईडीटीए। ईडीटीए के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पहले लेक्चर में बताया था, इससे जस्ट पहले आप उसे जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ओके। अब आप जब अल्कोहल प्रेसिपिटेशन करते हैं, ठीक है, तो जनरल तौर पे जो अल्कोहल प्रेसिपिटेशन करते हैं हम लोग डीएनए के लिए, ठीक है, जनरल तौर पे जब आप डीएनए का प्रेसिपिटेशन करते हैं इन अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो परसेंटेज हम यूज करते हैं वो 95 से 100 डिग्री सेल्सियस 100% यूज करते हैं, ओके। तो ये 100% ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि आपने 100% वाला इथेनॉल क्यों यूज किया। क्योंकि हम जानते हैं कि लैब में दो तरीके का इथेनॉल का परसेंटेज होता है, एक होता है 70% और एक होता है 95 to 100%। तो प्रेसिपिटेशन जब भी आप करेंगे तो 95 से 100 वाला परसेंट लेंगे, और जब आप डीएनए की वॉशिंग करते हैं, ठीक है, तब आप 70% यूज करते हैं। अब डीएनए की वॉशिंग कब होगी, जब आप टीए बफर में
डीएनए को डिसॉल्व करते हैं, उसे जस्ट पहले डीएनए की वॉशिंग की जाती है। और वो डीएनए की वॉशिंग किस में की जाएगी? 70% एथेनॉल के अंदर। तो हम समझ लेते हैं कि ये 95 to 100% वाला इथेनॉल क्यों यूज होता है, वाई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरल तौर पे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि जब भी आप डीएनए प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं अल्कोहल के अंदर, तो 95 से 100% का जो परसेंटेज है वो हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इन जनरल हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर। क्यों? बिकॉज water is highly polar and stabilizes the negative charge present on phosphate backbone of DNA। जो डीएनए का फॉस्फेट बैकबोन है उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है वाटर और इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से डीएनए इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पर जैसे ही आप अल्कोहल को ऐड करेंगे, अल्कोहल को हम केमिस्ट्री में इथेनॉल भी बोलते हैं, तो इथेनॉल जो है वो लेस पोलर है देन वाटर। और याद रखिएगा वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होता है। वेर इज जब आप इथेनॉल को ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें आपका डीएनए है, तो इथेनॉल को ऐड करने से क्या होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो रिड्यूस हो जाता है सॉल्यूशन का। सो रिड्यूसेस द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सिर्फ इथेनॉल डालने से काम नहीं चलेगा, इथेनॉल के साथ साथ हम गुड अमाउंट ऑफ सोडियम आयन दैट इज सॉल्ट भी हम लोग ऐड करते हैं। तो सॉल्ट क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को जो आपके डीएनए पे प्रेजेंट है, और डीएनए में भी कहाँ पे? फॉस्फेट बैकबोन के ऊपर। ठीक है, तो जब इथेनॉल और सोडियम दैट इज दी सॉल्ट दोनों को आप ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के अंदर जब डालेंगे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा विद डीएनए। और एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि डीएनए इनसॉल्युबलाइज हो जाएगा और उसका एग्रीगेट मतलब प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या इस तरीके से पैलेट के फॉर्म में वाइट कलर का पैलेट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट डीएनए becomes insoluble and aggregates, that is form precipitate। तो ये तो हमारी बात हो गई कि 95 to 100% आपने क्यों लिया। ठीक है, अगर आप परसेंटेज को थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में डीएनए आपका सॉल्युबल इनसॉल्युबल नहीं होगा और उसका प्रेसिपिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो परसेंटेज ऊपर नीचे करने से प्रेसिपिटेशन सफिशिएंट फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, एफिशिएंट फॉर्म में नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाई 70% इथेनॉल यूज्ड फॉर डीएनए वॉशिंग। डीएनए वॉशिंग में सडनली हम क्यों 70% इथेनॉल को यूज करते हैं? तो जब आप अपनी एपेंड्रॉफ ट्यूब को देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये डीएनए इन अ फॉर्म ऑफ अ पैलेट प्रेजेंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे सॉल्ट होगा क्योंकि प्रेसिपिटेशन में हमने यूज किया था, स्मॉल
ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म का अगर आपने यूज किया है तो फिनॉल का कुछ रेसिड्यूअल पार्ट आपको देखने को वहां मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आपको डीएनए से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डीएनए प्योर और इंटैक्ट फॉर्म में चाहिए, और ये इम्प्योरिटीज आपके डीएनए आइसोलेशन की एफिशिएंसी को कम करते हैं। तो 70% इथेनॉल को अगर आप लेंगे, ओके, तो इसमें 30% तो क्या होता है, वाटर होता है, जो हेल्प करता है टू डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज। और जो रिमेनिंग आप देख रहे हो 70% इथेनॉल, वो आपके डीएनए को इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर रखता है। ठीक है, सो इट विल क्लींस द पैलेट विदाउट डिसॉल्विंग द डीएनए। अब वॉशिंग के अंदर अगर आपने परसेंटेज ज्यादा यूज कर ली इथेनॉल की, तो आपका पूरा का पूरा डीएनए डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वॉशिंग करते समय हमारा सिर्फ ये रोल है कि हमें जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है, जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, जो फिनॉल का रेसिडुअल पार्ट है, सिर्फ वो हम हटाएं, और डीएनए जो है वो हमारा इंटैक्ट फॉर्म में रहे। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 100% इथेनॉल is used for DNA precipitation and 70% ethanol is used for DNA washing during DNA isolation। तो डीएनए आइसोलेशन के वक्त अल्कोहल से जब आप प्रेसिपिटेशन करेंगे डीएनए का, तो परसेंटेज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परसेंटेज कब यूज करना है। अगर आप प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो 100% इथेनॉल का यूज करेंगे, और सिर्फ अगर आपको वॉशिंग करनी है, इम्प्योरिटीज को हटाना है, तो 70% इथेनॉल यूज करेंगे। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो इथेनॉल आप यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कोल्ड इथेनॉल। ओके, एकदम चिल्ड इथेनॉल हम यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ इथेनॉल आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर डीएनए आइसोलेशन। डीएनए का जब भी आप आइसोलेशन करेंगे तो कोल्ड इथेनॉल, जो आपका -20 डिग्री सेल्सियस पे आप एक आपको आइस चैम्बर दिया जाता है, उसके अंदर यूल प्लेस दिस। तो चिल्ड इथेनॉल या कूल्ड इथेनॉल हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दिस विल डिक्रीज द डीएनए सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स इट विल प्रमोट डीएनए एग्रीगेशन, डीएनए को ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट कराएगा, और डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डिग्रेडेशन। इज इट क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, क्योंकि लैब में इन सब चीजों के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेगा, बट इंटरव्यूज में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज दीज आर द माइन्यूट डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ हायर स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए को आपने रीडिसॉल्व करा था इन टी बफर, तो टीई बफर में ही क्यों हम इसको रीडिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लो। हाँ, टी बफर में हम इसलिए डिसॉल्व करते हैं क्योंकि टी बफर का जो पीएच रहता है वो जनरल तौर पे 7.5 to 8 रहता है। ओके, विच इज एल्कलाइन। ये एल्कलाइन होने के वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, और अगर स्ट्रक्चर मेंटेन है मतलब वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो डीएनए आइसोलेशन के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन होना, डीएनए का इंटैक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टीए बफर को चूज किया जाता है
फॉर डिजॉल्विंग और फॉर द स्टोरेज पर्पस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जनरली इस फ्लो चार्ट के थ्रू पूछे जा सकते हैं आपसे, जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के बारे में। ठीक है, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्चुअली करता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेल लेंगे, उसका लाइसिस करेंगे, एसडीएस वगैरह डालेंगे, उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद आप यहाँ पे इस वाले स्टेप में फिनॉल क्लोरोफॉर्म को डालते हैं। ओके, फिनॉल क्लोरोफॉर्म को आप जैसे ही डालेंगे तो वो आपके डीएनए को फेजेस में सेपरेट कर देगा। ओके, अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगी जो आपके फेज सेपरेशन को प्रॉपरली दिखाएगा। 3 तरीके के फेज यहाँ बनते हैं। पहला जो फेज होता है दैट इज द एक्वस फेज। बीच में जहां आपको प्रोटीन दिख रहा है उसको हम कहते हैं इंटरफेस, इंटरफेस फेज। और लास्ट में जो एंड में आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फेज। ओके, ये फेजेस क्यों बनते हैं इसको डालने से, ये हम देखेंगे। और उसके बाद आपका जो डीएनए होता है वो एक्वस फेज में होता है, तो हम यूजिंग अ पाइपेट ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको एक फ्रेश एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और फिर फर्दर आप वही इसको रीडिजॉल्व कर देंगे टी बफर में, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए उसको स्टोर कर देंगे उसके अंदर। ओके, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड को अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का रोल क्या है। ठीक है, तो फिनॉल जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का, ये आपने देखा होगा। ओके, दिस इज फिनॉल। अब फिनॉल का काम क्या है कि फिनॉल प्रोटीन को डीनेचर करता है। ठीक है, सो व्हाट इट डज इज इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स as well as hydrophobic interaction that is being present in proteins। ठीक है, तो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन प्रोटीन्स। और एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये इंटरेक्शन डिस्टर्ब होगा तो जो आपका प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचर्ड प्रोटीन हो जाएगा एज वेल एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जैसे ही जाएगा तो जो उसका हाइड्रोफोबिक रीजन है वो अब पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से जो प्रोटीन है वो अपनी सॉल्युबिलिटी लॉस कर जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, सो डीनेचर्ड दी प्रोटीन एंड एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रोटीन solubility in water। तो प्रोटीन इनसॉल्युबलाइज हो जाएगा आपका सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा जो केमिकल हम डाल रहे थे वो था क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म को अगर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरीके का इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये प्लेन्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि एक क्लोराइड पीछे की साइड है, एक क्लोराइड आगे की साइड है, और ये जो नॉर्मल लाइन आप देख रहे हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये प्लेन के अंदर है। ओके, केमिस्ट्री अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म है वो बेसिकली कर क्या रहा है, तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, जो ऑर्गेनिक फेज है, ठीक है, ऑर्गेनिक फेज की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब एक बार ऑर्गेनिक फेज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो भी कंटेंट हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ओके, तो इट सेटल डाउन द हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज में वो सारी चीजें चली जाएंगी जो कि डेंसिटी ज्यादा रखती हैं। तो फिनॉल का काम है
प्रोटीन को डीनेचर करना ताकि वो अपनी सॉल्युबिलिटी लूज कर दे, और क्लोरोफॉर्म क्या करता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे के साइड चला जाए। अब कभी कभी आप सुनेंगे कि कहीं प्रोटोकॉल्स के अंदर ऐसा भी देखा जाता है कि they'll use isoamyl alcohol, ठीक है। अब आइसोअमाइल अल्कोहल जो है वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है फॉर्मिंग को, झाग बनने को रोकता है फ्रॉम द मिक्सिंग करते समय फॉर्मिंग जो क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करता है, एज वेल एज जो इंटरफेस क्रिएट हुआ है दो फेजेस के बीच में उसे स्टेबलाइज करता है, उसे एकदम क्लियर करता है ताकि दो तीनों लेयर्स हमें बराबर दिखें। ओके और जनरली जो लैब प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो उसमें फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और जो आइसोअमाइल अल्कोहल है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं इन अ रेशियो ऑफ 25-24:1, ठीक है। ये एक जनरल प्रोटोकॉल का डाटा है जो इस रेशियो के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब ये एक इमेज है जो एकदम लैब से ली गई है, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे फिनॉल क्लोरोफॉर्म हमने डाला तो एक्वस फेज बना। एक्वस फेज के अंदर हमारे न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इंटरफेस के अंदर आपका प्रोटीन होगा, कुछ प्रोटीन का पार्ट आपका ऑर्गेनिक फेज में भी रहता है। ओके और जनरली ऑर्गेनिक फेज में लिपिड्स तो रहते हैं, और नीचे पैलेट जो आपको देखने को मिलता है उसमें आपके जनरली जो साइटोप्लाज्मिक में सेल डिब्रीज है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए ऊपर आया कैसे। ओके डीएनए एक्वस फेज में क्यों आया, ठीक है, इसलिए आया क्योंकि वो नेचर के अंदर हाइड्रोफिलिक है। जो फॉस्फेट बैकबोन के ऊपर नेगेटिव है चार्ज, वो इंटरैक्ट कर सकता है पानी के साथ, पानी नेचर में पोलर होता है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन एक्वस फेज क्योंकि वो बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफिलिक नेचर, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर है उसका इंटरेक्शन कर सकता है, उस वजह से वो एक्वस फेज के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, इंटरफेस के अंदर आपको आपका डीनेचर्ड प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी, डीनेचर्ड प्रोटीन। अब ये डीनेचर्ड प्रोटीन क्यों इंटरफेस में देखने को मिला, क्योंकि प्रोटीन में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक दोनों पार्शल होता है, और बिकॉज ऑफ द फिनॉल इसने अपना नेटिव स्ट्रक्चर को लॉस कर दिया है, डीनेचर्ड हो गया है ये, तो ये इंटरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पार्शली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, और डीनेचर हो चुका है इसीलिए इंटरफेस में रहता है। ओके कुछ पार्ट इसका पानी के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, कुछ पार्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज वाई ये बीच में रह जाता है। ओके और ऑर्गेनिक फेज में वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे लिपिड हो गया, या प्रोटीन का वो पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू विल सी। इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि डीएनए एक्वस फेज में ही आपको क्यों मिलता है, व्हाई इट इज नॉट बीइंग प्रेजेंट इन इंटरफेज और द ऑर्गेनिक फेज। तो उसका रीजन आपको अब क्लियर होगा कि डीएनए हाइड्रोफिलिक है नेचर के अंदर, इट कैन इंटरेक्ट विद द एक्वस फेज। प्रोटीन क्यों इंटरफेस पे प्रेजेंट है वो भी आपको क्लियर होगा, और ऑर्गेनिक फेज में आपका लिपिड्स या प्रोटीन का कुछ पार्ट क्यों मिलता है वो भी अब आपको क्लियर होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज द मैग्नेटिक बीड मेथड। अगर आप मैग्नेटिक बीड मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक बीड बेस्ड डीएनए आइसोलेशन। ओके तो जब आप मैग्नेटिक बीड मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीड है ना, ये हमें डिजाइन करनी पड़ती है।
अब क्योंकि आपका जो जीनोमिक डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है, तो बीड्स हम कैसे डिजाइन करेंगे? पॉजिटिव चार्ज, ताकि इन दोनों के बीच में एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सके। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो जाएगा तो बीड से आपका डीएनए जुड़ जाएगा। ठीक है, एक ऑरेंज कलर का ये बीड आपको दिख रहा होगा और ब्लू कलर का जो है वो डीएनए है। तो बीड जैसे ही डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगी उसके बाद हम मैग्नेट लाएंगे और ये मैग्नेट आपके बीड के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे और बीड्स को हम हटा देते हैं वाया वॉशिंग प्रोसेस। तो मैग्नेट बीड किस तरीके से काम करती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डायग्राम में प्लांट सेल हमने लिया है, उसका सेल लाइसिस करेंगे, डेब्रीफ्स को हटाएंगे और बीड को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द जीनोमिक डीएनए। बीड की बाइंडिंग होगी और ये हमारे जीनोमिक डीएनए को बाइंड कर लेगी, तो उसको सेपरेट कर लेगी बाकी एंटिटीज से। उसके बाद हम बीड्स को रीसस्पेंड करेंगे ताकि प्रॉपर इंटरेक्शन हो और फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे और जैसे ही हमें हमारा डीएनए मिल जाएगा उसके बाद आप बीड्स को वाया वॉशिंग हटा देंगे एंड देन विल हैव द डीएनए इन अ सेपरेट एपिंड्रॉफ ट्यूब। ठीक है, तो मैग्नेटिक बीड जो आप देख रहे हैं ये बेस्ड है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और जो बीड आप डिजाइन करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक बीड मेथड के बारे में बात हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज द कॉलम बेस्ड मेथड। ठीक है, कॉलम बेस्ड मेथड क्या है? कॉलम बेस्ड जब आप डीएनए का आइसोलेशन करेंगे तो जनरली जो कॉलम हम यूज करते हैं वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा है हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी जनरल यूज होती है फॉर द प्रोटीन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जब भी प्रोटीन का आइसोलेशन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बट देखा गया कि ये जो कॉलम हम लोग ले रहे हैं जैसे आयन एक्सचेंज हो गया तो आयन एक्सचेंज पे अपना एक चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ DEAE। ठीक है, अब ये जो DAE है इट स्टैंड्स फॉर डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल। माफ कीजिएगा, इट्स डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, एपिंड्रॉफ ट्यूब रहेंगे और एक कॉलम डिजाइन करेंगे जिसपे DAEE एज अ मैट्रिक्स यूज होता है और इसको पूरे को कॉलम को हम लोग कोट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, DAE के साथ कोट करने से क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटरेक्ट करेगा विथ डीएनए के नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो डीएनए के नेगेटिव चार्ज के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में जैसे ये इंटरेक्शन हो जाता है तो हमें डीएनए को एक्चुअली इल्यूट कराना है। ठीक है, उसको सेपरेट करना है बाकी मॉलिक्यूल से। अभी कॉलम ने क्या किया है कि हमारे डीएनए को बाइंड कर लिया। ठीक है, बाइंड करने से क्या हुआ कि हमारे कॉलम के अंदर डीएनए पूरी तरीके से चिपक गया, पर हमें सॉल्यूशन के अंदर डीएनए चाहिए। ओके, तो थर्ड ये जो स्टेप आप देख रहे हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट यहाँ भी ऐड हुआ है और यहाँ भी ऐड हुआ है, पर यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली लो है। लो होने से क्या होता है कि ये प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ डीएनए विथ कॉलम। ठीक है, कॉलम के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंड कर सके। ये कब पॉसिबल है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज लो। ठीक है, पर जैसे ही आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हो तो डीएनए अब बाइंड नहीं करता है, अब ये डीएनए का इल्यूशन कराता है। ठीक है, और डीएनए आपका
नीचे की तरफ आता है। तो जैसे ही आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है कि जो भी कंटेंट यहाँ कॉलम में प्रेजेंट है वो हाई प्रेशर के साथ जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये नीचे के साइड कलेक्ट हो जाता है एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर इन अ फॉर्म ऑफ अ सुपरनेट्रम। ठीक है। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने से हुआ क्या कि पहले जब सॉल्ट कंसंट्रेशन कम था तो डीएनए डीईए के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा था। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन आप जैसे ही बढ़ा दोगे तो सॉल्ट compete करने लगेगा डीईए के साथ एंड इट विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद डीएनए मोर। तो सॉल्ट जैसे ही इंटरेक्ट करेगा डीएनए के साथ वो अपने डीएनए को अपने साथ लेके आ जाएगा सुपरनेटेंट के अंदर। तो ये भी एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं फॉर द डीएनए आइसोलेशन। अब एक मेथड मैंने आपको और बताया था जो एक तरीके का स्पेशल मेथड है जिसे हम कहते हैं सी टैब मेथड। ठीक है, सी टैब मेथड। अब सी टैब मेथड को जब आप समझेंगे फॉर द डीएनए आइसोलेशन, उससे पहले सी टैब की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ओके, सबको पता है कि ये प्लांट जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन के लिए यूज होता है, पर कैसे यूज होता है ये आज हम समझेंगे। सो इट स्टैंड्स फॉर सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ये एक तरीके का कैटाइनिक डिटर्जेंट है और ये यूज किया जाता है फॉर जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन from plants and organisms containing high amount of polysaccharide and polyphenols। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ पॉलीसेक्राइड और पॉलीफेनॉल्स जिन भी ऑर्गेनिजम्स में जैसे प्लांट्स में होता है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डीएनए प्यूरिफिकेशन में अड़चन डालते हैं, इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और सीटैब मेथड जो है वो हेल्प करता है इनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीफेनॉल्स interfere with DNA purification so CTAB helps to remove them। ठीक है, अब ये जो CTAB है वो बेसिकली करता क्या है, तो CTAB जो होता है वो आपके सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की उसको डिसरप्ट करता है। ठीक है, एज वेल एज पॉलीसेक्राइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके वजह से जो पॉलीसेक्राइड है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है सीटैप के अलोंग और डीएनए आपका सॉल्यूशन में ही रहता है। ठीक है, सो इट विल ब्रेक सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स with polysaccharide due to which CTAB precipitates polysaccharide but DNA remain soluble in solution। ठीक है, अब सीटैप को आप लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका किट भी आपको मिल जाता है, मतलब मार्केट में प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी ये मिल जाता है। बट अगर लैब के अंदर हमें सीटैप
एक्सट्रैक्शन बफर बनाना हो तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है वो हम देख लेते हैं। आई एम टेलिंग ओनली द जनरल कंपोजिशन, ठीक है। लैब टू लैब कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका सी टैब ही होगा, ओके। इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना विद पॉलीसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर होगा वो होगा ट्रिसेसियल, ठीक है। ये क्या करेगा, सॉल्यूशन का पीएच को मेंटेन करेगा, ठीक है। थर्ड जो होगा इसमें वो होगा ईडीटीए। ईडीटीए आपको पता है चिलेटिंग एजेंट है, डीएनएज एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, न्यूक्लियस एक्टिविटी को इनिबिट करेगा इन जनरल, ठीक है। इसके अलावा आप NaCl भी इसके अंदर डालते हैं ताकि डीएनए सेपरेट हो सके पॉलीसेक्राइड के से, ठीक है। हेल्प टू सेपरेट डीएनए फ्रॉम पॉलीसेक्राइड, ओके। इसके अलावा बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी कभी कभी ऐड कर दिया जाता है। तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज टू ब्रेक दी सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। जो डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होता है उसको तोड़ने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये रिमूव करता है पॉलीफेनॉल्स को, ठीक है। क्योंकि यही तो इंटरफेयर कर रहे थे ना, यही अड़चन ला रहे थे हमारे जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करने में। तो ये कुछ कंपोजिशन होता है इन जनरल सी टैब एक्सट्रैक्शन बफर का, ठीक है। अब एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम से आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं, उसको प्रॉपर विजुलाइज कर पाते हो। तो ये एक इमेज है जिसमें सी टैब का पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा है कि किस तरीके से सी टैब मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ये आप एक प्लांट लेंगे, प्लांट का लीफ लिया जैसे आपने, अब इसको आप लिक्विड नाइट्रोजन में इसकी ग्राइंडिंग करते हो बाय द हेल्प ऑफ अ मोर्टार एंड पेस्टल। तो ये रहता है, उसके बाद इसका एक लिक्विड फॉर्म में यहाँ रहेगा ये, और इसके बाद आप यहाँ पे सी टैब डालोगे, ठीक है। अब सी टैब डालने से क्या होगा, आपका पूरी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, किसके साथ, पॉलीसेक्राइड और पॉलीफेनॉल के साथ। एंड देन यू विल ऐड दी फिनॉल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप फेज सेपरेशन के लिए फिनॉल क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे, ठीक है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म आप जैसे ही डालोगे तो 3 फेजेस में डिवीजन हो जाएगा, अपर फेज, इंटरफेज एंड लोअर फेज। अपर फेज में आपका डीएनए रहेगा, इंटरफेज में आपको प्रोटीन लेगा, और लोअर फेज में आपका लिपिड्स वगैरह या डेब्रीज रहेंगे, ठीक है। तो हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पाइपेट की हेल्प से जो अपर फेज वाला जो आपको देख पा रहे हो ये येलो वाला, इसे हम लोग फ्रेश एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद एल्कोहल में इसका प्रेसिपिटेशन करेंगे, ओके। प्रेसिपिटेशन करने के बाद इसकी वॉशिंग करेंगे 70% एथेनॉल के अंदर, एंड देन विल रीडिजॉल्व इनटू दी टी बफर, और आपको जीनोमिक डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है सी टैब बेस्ड डीएनए आइसोलेशन का, ठीक है। पूरा प्रोसीजर आप देख लो, चारों मेथड मैंने जो भी बताए हैं उसमें द प्रोटोकॉल इज बेसिक सेम। जो ओवरऑल फ्लो चार्ट हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, ये वाला, ये हर जगह पे सेम है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत स्टेप में एडिशन, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसकी वजह से नए नए नाम मेथड्स के नाम पे उन्होंने लगा दिए, ठीक है। बट द बेसिक प्रोटोकॉल इज द सेम प्रोटोकॉल। अब मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसके तुरंत बाद बोला था कि एंड में प्लाज्मिड आइसोलेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर क्वेश्चन ये है, ज़रूरी चीज़ तो है पर ज़रूरी क्यों है, ठीक है। वाई वी नीड प्लाज्मिड्स, ठीक है। सबसे पहले तो प्लाज्मिड को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक तरीके का स्मॉल सर्कुलर
डीएनए है जो प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया, पर ये लोअर यूकैरियोट जैसे कि ईस्ट है उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक मत हो जाना कि बैक्टीरिया में ही मिलता है और तो किसी में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो प्लाज्मिड छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं जो आपको बैक्टीरिया के देखने में मिलते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्लाज्मिड की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है, वेरी यूजफुल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी में जब आप आरडीटी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें ये यूज होता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये डीएनए जो जनरली होता है वो आपका फॉरेन जीन को कैरी करता है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आरडीटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मिड का। इवन आरडीटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें प्लाज्मिड आइसोलेशन इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल विच आई हैड टू फॉलो। ठीक है, तो प्लाज्मिड आइसोलेशन के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं वो एल्कलाइन मेथड यूज करते हैं। ओके, बट उससे पहले एक ओवरव्यू वापस देख लेते हैं। जैसे जीनोमिक डीएनए में मैंने आपको आइसोलेशन बताया था, वैसे ही प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, ओवरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ओवरव्यू देख लेंगे। ओवरव्यू में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको बैक्टीरियल कल्चर लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी माइक्रोबायोलॉजी के लैब में बैक्टीरियल कल्चर आपको मिल जाता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, पहले तो जिस पे आप काम कर रहे हैं वही आप लेंगे। ओके, उसके बाद यू विल डू द सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो है अलग अलग आरपीएम पे होता है, अलग अलग टाइम पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल सेट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज किसका करते हैं हम, पैलेट सेल का करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सुपरनेटेंट भी होगा और पैलेट भी होगा, तो सुपरनेटेंट को हम रिमूव कर देंगे जो लिक्विड कंटेंट होता है, और पैलेट को रीसस्पेंड करते हैं किसके अंदर, रीसस्पेंशन बफर में। ठीक है, ये रीसस्पेंशन बफर आपका सॉल्यूशन नंबर 1 होता है। ठीक है, रीसस्पेंशन बफर में डालने के बाद सेकंड जो बफर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्कलाइन लाइसिस बफर। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 होता है। ये होने के बाद हम न्यूट्रलाइजेशन बफर को ऐड करते हैं। ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन नंबर 3, एंड देन यू विल डू द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होगा वो आपके सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर है, आप इसका इथेनॉल में प्रेसिपिटेशन करेंगे, और प्रेसिपिटेशन एक बार हो जाएगा तो आप उसको रीडिजॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा प्योर प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, इसको आप रीडिजॉल्व कर लोगे टी बफर के अंदर जैसे वहां किया था। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है कि ये रीसस्पेंशन बफर क्या है, एल्कलाइन लाइसिस बफर क्या है, और न्यूट्रलाइजेशन बफर क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो केमिकल्स के नेम पूछे जाते हैं, और नेम पूछने के बाद हर केमिकल का रोल क्या है वो पूछा जाता है। ठीक है, वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये जो प्लाज्मिड आइसोलेशन आप कर रहे हो, ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं एल्कलाइन लाइसिस मेथड। ठीक है, कहीं लैब्स में
किट्स यूज नहीं होते हैं तो आपको एक एक बफर को खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। और कहीं जगह पे किट्स यूज होते हैं तो वो प्रोसीजर इजी हो जाता है, ठीक है। पर उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल का क्या रोल है, ठीक है। अब एल्कलाइन लाइसिस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स यूज होते हैं। पहला है NaOH, ओके। NaOH क्या करता है, आपका प्लाज्मिड और जो क्रोमोसोमल DNA है उसको डीनेचर करता है। तो इट विल डीनेचर जीनोमिक DNA एंड प्लाज्मिड DNA, क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्लाज्मिड DNA का आइसोलेशन कर रहे हो तो उसमें जीनोमिक DNA भी हो, है ना। तो ये दोनों को डीनेचर करता है। और दूसरा केमिकल होता है SDS। SDS जो है वो एक डिटर्जेंट है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। PM स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एंड इट विल डीनेचर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को डीनेचर कर देगा अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, दैट इज द रीसस्पेंशन बफर, ठीक है। रीसस्पेंशन बफर जो है वो आपका पैलेट को रीसस्पेंड करता है, ठीक है। पैलेट को डिसॉल्व करने के लिए ये बफर यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें मेजरली पाई जाती हैं। पहला होता है ट्रिस HCl, ठीक है। ट्रिस HCl अगेन पीएच को मेंटेन करेगा, मेंटेन पीएच, ठीक है। इसके अलावा हम EDTA डालते हैं। EDTA इज अ चिलेटिंग एजेंट, न्यूक्लियस एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। और थर्ड जो होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का रोल होता है कि सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करेगा। सो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया था लाइसिस बफर, ठीक है। लाइसिस बफर में अभी अभी मैंने जस्ट बात किया दो चीजें होंगी, ठीक है। एक होगा NaOH और दूसरा होगा आपका SDS। NaOH का सीधा सा काम है आपका DNA को डीनेचर करना, ठीक है। डीनेचर DNA। तो DNA जनरली सॉल्यूशन के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है, डबल फॉर्म में, बाइंडेड फॉर्म में, ओके। अब जैसे ही आप NaOH इसके अंदर डालोगे तो ये क्या करेगा, इसको डीनेचर कर देगा। तो अब सॉल्यूशन के अंदर जो DNA प्रेजेंट है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा जो हमने ऐड किया है वो SDS यूज किया है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी डिसॉल्व हो जाए, डिग्रेड हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर थर्ड वाज न्यूट्रलाइजेशन बफर। न्यूट्रलाइजेशन बफर के अंदर जो आता है वो आता है पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। इसलिए हम इसको पोटेशियम एसीटेट बफर भी बोलते हैं, ठीक है। कई जर्नल्स में इसको ऐसा भी लिखा गया है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देता है आपके NaOH के इफेक्ट को, ओके। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मिड का DNA होगा वो रीनेचर हो जाता है। अब यहाँ कहीं बच्चों का क्वेश्चन होता है कि फिर तो जीनोमिक DNA भी मैम रीनेचर हो जाना चाहिए। तो जीनोमिक DNA रीनेचर नहीं होता है, क्योंकि जीनोमिक DNA बहुत बड़े होते हैं और बहुत लंबे लंबे लीनियर स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो उनके बीच में जो रीनेचरिंग का जो प्रोसेस है वो जनरल तौर पे देखने को नहीं मिलता। प्लाज्मिड में रीनेचरिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि वो स्मॉल है, ओके। सो ये इस तरीके से अब प्रेजेंट था, अब ये इस तरीके से वापस आपको सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, अलाइन कर जाएंगे इसके दोनों एंड्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ जिससे पूरा का पूरा प्लाज्मिड आइसोलेशन एक जगह पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। सो
दिस इज द इमेज शोइंग द होल प्लाज्मिड आइसोलेशन। पहला जो आप फेज देख रहे हो दैट इज द रीसस्पेंशन, जिसमें आप जो आपका सेल पैलेट होगा उसको रीसस्पेंशन बफर में डालोगे और पूरा पैलेट इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है लाइसिस बफर, जिसमें एसडीएस और एनओएच है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना एज वेल एज हमारा डीएनए को डीनेचर करना, वो ये लाइसिस बफर करेगा। लाइसिस बफर हम कुछ सेकंड के लिए ही डालते हैं, उसके तुरंत बाद ही आप न्यूट्रलाइजेशन बफर डाल देते हो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन बफर आप जैसे ही डालोगे तो जो प्लाज्मिड है वो अपना स्ट्रक्चर वापस मेंटेन कर लेगा, ठीक है। मेंटेन करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप किट यूज कर रहे हो तो किट में क्या करते हैं, हम यहाँ कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है। कॉलम में क्या होता है, अगेन डीएनए की बाइंडिंग उस कॉलम के साथ हो जाएगी, ओके। उसके बाद आप वॉश बफर ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आपको किट के अंदर ही मिलती हैं, ओके। उसके बाद आप वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग कैन बी डन वंस और ट्वाइस। वॉशिंग करने से क्या होता है, पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो सॉल्ट्स हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज थी, वो सारी चीजें वहां से रिमूव हो जाएंगी। रिमूव करने के बाद आप इल्यूशन करते हो। इल्यूशन जनरली आप टी बफर में करते हो, क्यों करते हो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इल्यूशन करने के बाद आप उसे स्टोर करके रख सकते हो at 4 degree Celsius as well as at -20 degree Celsius depending on when you have to use। if you have to use early तो आप 4 डिग्री पे डाल दीजिए, और अगर बाद में आपको प्रोसेस करना है तो आप -20 पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video!